बायोलॉजी का बहुत ही प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग यहाँ पर आज अभी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो वैसे तो ये चैप्टर आप स्वतः रीड करके काफ़ी हद तक खुद समझ सकते हैं, बट स्टिल आई थॉट कि चलो एक बार हम लोग अपना डिस्कशन कर लेते हैं ताकि बेटर क्लियरिटी हो जाए और चीज़ों को लर्न करने में हमें क्या हो, आसानी हो। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे चैप्टर का मीनिंग है, ये मतलब नाम है, इसका मीनिंग क्या है। तो पहले तो हम इसको दो चीज़ों में स्प्लिट कर लेते हैं इस वर्ड को। एक वर्ड है आप लोगों का नेचुरल और दूसरा शब्द है आप लोगों का रिसोर्सेज। सो दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। द फर्स्ट टर्म इज नेचुरल, द सेकेंड टर्म इज रिसोर्सेज। नेचुरल वर्ड का मीनिंग क्या है, आपने इससे पहले सुना है? डेफिनेटली मैडम, बहुत बार सुना है। नेचुरल का मतलब वो चीज़ें जो बेसिकली आप लोगों के ह्यूमंस ने नहीं बनाई है। ठीक है, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैडम नेचुरल का मतलब होता है लिविंग, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल का मतलब लिविंग होता है। नेचुरल का मतलब होता है जो ह्यूमन ने नहीं बनाई है। पहाड़, पानी, हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर, प्लैनेट्स, सूरज, पेड़, जानवर, मिट्टी, राइट, ये सारी चीज़ें आप लोगों की किस में आएंगी? नेचुरल में। तो जो चीज़ें हमारे अर्थ में हमें पहले से मिली हैं, अब वो मैडम कैसे मिली हैं वो उस पर आप मत जाइए, बट जो हमारे ह्यूमंस ने क्रिएट नहीं किया है उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल। ठीक है, और रिसोर्सेज मतलब क्या? रिसोर्सेज मतलब आप लोगों के आइटम्स या फिर वो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बराबर, आइटम्स या फिर ऑब्जेक्ट्स। सो ओवरऑल ये जो चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, इसका मीनिंग क्या बना? इसका मीनिंग ये बना कि हमारे अर्थ पे, ठीक है, कोई भी ऐसा आइटम या ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि हम ह्यूमन से नहीं बनाया है और जिन्हें हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा मैडम, ये जो वर्ड आपने इस्तेमाल किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये क्यों नहीं यूज करते हैं? ये तो हमको समझ में आ गया कि चलो ठीक है, बट आपने ये क्यों कहा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? अब देखो, पहाड़, पहाड़ को तुम यूज तो नहीं करते है ना, लेकिन पहाड़ तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि समुद्र से ठंडे ठंडे हवा के झोंके जिनमें पानी कंटेंट होता है वो ट्रैवल करते हुए आते हैं, फिर पहाड़ों से टकरा जाते हैं जिसकी वजह से बारिश वगैरह होती है। तो सोचो, पहाड़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर रेनफॉल। और भी बहुत सारी उसकी यूटिलिटीज़ होंगी, नो डाउट, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। क्या आप डायरेक्टली पहाड़ को यूज़ कर रहे हो? नहीं, डायरेक्टली मैं पहाड़ को खा नहीं रही हूँ, पहाड़ को यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट इनडायरेक्टली जिससे मेरा खाना उगता है, जिससे हमें पानी मिलता है पीने के लिए, ये सारी चीज़ें हमें उन पहाड़ों की वजह से मिल पा रही है। सो वी आर यूजिंग इट इनडायरेक्टली। डन। तो जब भी आप किसी भी ऐसी रिसोर्स को यूज़ करते हो जो कि ह्यूमन ने नहीं बनाया है, किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हो जो कि ह्यूमन ने नहीं बनाया है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को कहा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज भाई हमारे अर्थ प्लैनेट में भरपूर मात्रा में है। ठीक है, हमारे अर्थ प्लैनेट में भरपूर मात्रा में। खैर, अभी किसी और प्लैनेट में लाइफ है कि नहीं है, मतलब एक इंसान को जिंदा रहने के लिए या किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए प्रॉपर वातावरण चाहिए। मतलब एयर में ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या कोई दूसरी हार्मफुल गैस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन गैस पे जिंदा रहते हैं, राइट, है ना, हम लोग ऑक्सीजन गैस पे जिंदा रहते हैं। अब मुझे नहीं पता यार कि हो सकता है कोई एलियन वाला ग्रह भी हो जहां वो लोग CO2 पे जिंदा रहते हो, बट हम लोग ऑक्सीजन पे जिंदा रहते हैं। तो प्रॉपर एटमॉस्फेरिक कंडीशन होना जरूरी है ताकि हमारी बॉडी सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन को इनहेल आउट कर सके। ठीक है, इनहेल इन कर सके, एक्सेल आउट कर सके, है ना। टेम्परेचर बहुत ही सस्टेनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चले उस प्लैनेट पे 200-250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, उतने में तो हम लोग यार रह ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये कंडीशन, ये सारी प्रॉपर कंडीशंस जो है हम लोग ढूंढ भले ही रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं
कि क्या ऐसा कोई प्लैनेट है जहाँ पे आपको इस तरीके की प्रॉपर जीने लायक कंडीशंस मिलती है क्या। बट अभी फिलहाल जितना हम जानते हैं, हमारा जो ये अर्थ है जिसमें हवा है, पानी है, मिट्टी है, ये एक प्रॉपर माहौल देता है एक लाइफ को जिंदा रहने के लिए। ठीक है, हमारा जो अर्थ सरफेस है वो 75% किससे घिरा हुआ है, आप लोगों के वाटर से घिरा हुआ है। ठीक है, किससे घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है। और जो हमारी अर्थ है, हमारे अर्थ के आजू बाजू पूरा एयर है। एयर में CO2 भी आता है, एयर में N2 भी आता है, एयर में O2 भी आता है, और एयर में आप लोगों की अदर गैसेस भी आती हैं। तो जो एयर हम लोगों के पूरे अर्थ के आजू बाजू है, उसी पर्टिकुलर एयर को हम लोग हमारी डे टू डे लैंग्वेज में कहते हैं एटमॉस्फेयर, और हिंदी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं उसको, आपका वातावरण। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये अलग अलग लेवल्स में डिवाइडेड है। जैसे कि अर्थ के सरफेस से अगर आप कुछ किलोमीटर्स ऊपर जाते हो, ठीक है, तो आप कहते हो कि अच्छा कुछ किलोमीटर्स ऊपर जाने पर इतने किलोमीटर तक इस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर को हम लोग कहेंगे लिथोस्फीयर। फिर आप थोड़े और किलोमीटर्स ऊपर जाते हो तो आप कहते हो कि इसको मैं कहूँगा स्ट्रेटोस्फीयर। फिर आप इसको और किलोमीटर ऊपर जाते हो तो आप इसे कहते हो कि मैं इसे कहूँगा आपका क्या कहते हैं लिथोस्फीयर, है ना, मतलब फिर हाइड्रोस्फीयर। ऐसे अलग अलग हमने हमारे एटमॉस्फेयर को किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करके रखा है कि इतने पर्टिकुलर किलोमीटर तक हम इसका ये नाम देंगे, है ना, बराबर, इतने किलोमीटर तक हम इसको ये नाम देंगे, है ना, इतने किलोमीटर तक हम इसको ये नाम देंगे। तो बेसिकली लाइफ जो है, जिंदगी जो है, क्या वो हर किलोमीटर्स पे एग्जिस्ट करती है क्या? नहीं। ये जो आपकी ऑक्सीजन गैस होती है ना, जो हमारे ह्यूमंस के लिए, हमारे एनिमल्स के लिए, हमारे प्लांट्स के जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, ये ऑक्सीजन गैस पूरे एटमॉस्फेयर के हर किलोमीटर में सफिशिएंट अमाउंट में है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ किलोमीटर्स तक ऑक्सीजन बहुत अच्छी क्वांटिटी में रहता है, फिर जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हो, जैसे जैसे आप हाई किलोमीटर्स पे जाते हो, ऑक्सीजन धीरे धीरे कम भी होने लगता है। तो आपके हर किलोमीटर तक ऑक्सीजन रहेगा ऐसा नहीं होता। एक सर्टेन हाइट में पहुंचने के बाद जो ऑक्सीजन का कंटेंट है ना, वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। खैर, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे अर्थ में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग जो जोन है, जहाँ पे लाइफ पैदा हो सकती है, ठीक है, अच्छा वो क्या है, उसे हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। ऐसा मतलब हाइड्रोस्फीयर ऐसे लिथोस्फीयर का इंटरेक्शन जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो यहाँ से आपके स्कूल में हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए, डिफाइन भी बायोस्फीयर की, बायोस्फीयर क्या है। सो बायोस्फीयर बेसिकली वो एक पर्टिकुलर रीजन है, वो पॉसिबल रीजन है जहाँ पर आप लोगों की लाइफ कैसे होती है, पॉसिबल होती है। अब ये जो बायोस्फीयर होता है ना, ये बायोस्फीयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपका जो ये बायोस्फीयर होता है, इस बायोस्फीयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस बायोस्फीयर में कुछ चीज़ें होती हैं लिविंग, जिंदा, जैसे कि तुम और मैं। इस बायोस्फीयर में कुछ चीज़ें होती हैं आप लोगों की नॉन लिविंग, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, पत्थर, कंकड़, रेत, है ना, कुछ आपकी नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं। तो बायोलॉजी की लैंग्वेज में, ठीक है, बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम ये जो लिविंग बायो थिंग्स होती हैं, जो बायोस्फीयर में मौजूद होती हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। इन्हें हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। सो बेसिकली अवर बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ बायोटिक एज वेल एज इट इज मेड अप ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स ही एग्जिस्ट करेंगी, नहीं, इसमें बायोटिक कंपोनेंट भी होता है, इसमें आप लोगों का अबायोटिक कंपोनेंट भी होता है। तो हम लोग हमारे चैप्टर में जो सबसे पहला अबायोटिक कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं इज बेसिकली आवर एयर। हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हवा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बिना मेरे हिसाब से सर्वाइवल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा।
क्योंकि आपकी ह्यूमन बॉडी को या फिर किसी एनिमल बॉडी को, डॉग को, कैट को, काउ को, बफेलो को, पिग को, डंकी को, हॉर्स को, राइनो को, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस चाहिए है वो क्या है? एयर। अब देखो हवा मतलब ऑक्सीजन है बेसिकली वो गैस, बट जो हवा होती है, हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, जैसा कि हम लोग इससे पहले भी बातचीत कर चुके हैं, है ना। हवा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबका कंपोजिशन अलग अलग होता है। जैसे 78% नाइट्रोजन गैस होगी, समथिंग 16 to 20% ऑक्सीजन गैस होगी, 4% CO2 गैस होगी। मतलब हर गैसेस का कंपोजिशन हमारे एयर में क्या होता है, अलग 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 होता है। तो इसमें इस एयर में क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद है और हम लोगों के सर्वाइवल के लिए हमको ऑक्सीजन ही चाहिए, सो देयरफॉर हम लोग क्या कर पा रहे हैं, अर्थ में रह पा रहे हैं। क्या हमारे अर्थ में CO2 नहीं है? नहीं, हमारे अर्थ में CO2 है, नो डाउट, हमारे एयर में CO2 है। जब आप सांस को इनहेल करते हो ना तो आपकी बॉडी के अंदर CO2 भी जाती है, ठीक है। जब आप सांस को इनहेल करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर नो डाउट CO2 भी जाती है, बट ऑक्सीजन भी है, जिस ऑक्सीजन की वजह से अभी लाइफ यानी कि सर्वाइवल पॉसिबल हो पा रहा है। डन। लेकिन जो अदर प्लैनेट्स है जहाँ पे लोगों की रिसर्च चल रही है, क्या वहाँ पे जिंदगी होगी, क्या वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, नहीं है, इस रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो एयर है, वहाँ पे O2 गैस या तो है ही नहीं, और अगर है तो बहुत कम है, और उसके मुकाबले आप लोगों का जो CO2 गैस है उसका कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। और तुम तो जानते हो कि हम लोगों की बॉडी को CO2 गैस नहीं चाहिए है, हमें हमारी बॉडी को क्या चाहिए है, ऑक्सीजन चाहिए है, ठीक है। हमारी बॉडी को जब ऑक्सीजन मिलता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को यूज करती है, हमने जो खाना खाया है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करती है विद दिस ऑक्सीजन, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले टॉपिक के अंतर्गत, है ना। इसके अलावा तुमने क्लास 8 में ये भी पढ़ के रखा होगा कि अगर मान के चलो ऑक्सीजन नहीं होती है या ऑक्सीजन की कमी होती है तो कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस जल नहीं पाता। जैसे छोटी कक्षा में एक एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस था कि एक मोमबत्ती जल रही है, उसके ऊपर आप एक कांच का ग्लास रख दो, कुछ देर बाद मोमबत्ती अपने आप बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को कंबशन करने के लिए, किसी भी चीज के जलने के लिए उसको ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। अगर आपको आग भी जलानी है, ठीक है, तो आपकी आग को आजू बाजू ऑक्सीजन होने को होना, अगर ऑक्सीजन रहेगा तो आग जलेगी, नहीं रहेगा तो आग नहीं जलेगी, पता है, बुझ जाएगी। तो तुम्हें पता है कि हमारे जो एंटायर हमारा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, हमारे एंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन में दो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज रही जिसकी वजह से अभी हम लोग इस स्टेज तक पहुंचे। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरी जो रही थी वो खोज थी आपके चक्के की, व्हील की। जब एक बार चक्के की खोज हो गई, व्हील की खोज हो गई, तो उस जमाने के करोड़ों वर्ष पुराने जमाने के हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने उस चक्के का इस्तेमाल करके ट्रैवल करना शुरू किया, है ना। उन्होंने उस चक्के का इस्तेमाल करके खेती बाड़ी करना शुरू किया, उनकी लाइफ आसान हो गई। और दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी डिस्कवरी रही उस जमाने की, करोड़ों वर्ष पुराने की, वो थी आग, यानी कि फायर। विद द हेल्प ऑफ दिस फायर दे देन स्टार्टेड टू कुक फूड। उन्होंने कच्चा खाना छोड़ के खाने को पका के खाना शुरू कर दिया। सो व्हील एंड फायर, दीज वर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट टाइम्स। तो इसका मतलब ये जो आग है ये हमारी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। खाना बनाने से लेकर, गाड़ी चलाने से लेकर, कई केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए आग बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी एक ऐसे प्लैनेट पे चले जाओ जहाँ पे O2 नहीं है, जहाँ पे CO2 का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे O2 नहीं है, जहाँ पे CO2 का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे किसी पर्टिकुलर प्लैनेट पर क्या होगा, आपकी जो आग है वो प्रॉपरली तरीके से नहीं जल पाएगी, ठीक है। आपकी जो आग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं जलेगी, वो बुझ जाएगी।
और अगर आग बुझ गई, फायर बुझ गया, तो हम लोगों की बहुत सारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज क्या होंगी, इफेक्ट होंगी। तो बेसिकली एयर जो हमारे प्रॉपर अर्थ प्लैनेट में हमको मिला है, वो एक बहुत ही प्यारा हमको एक कॉम्बिनेशन मिला है, जिससे बैलेंस्ड वे में हमारी जो सर्वाइवल है हमारे अर्थ पे हम लोगों का चल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एयर किन किन गैसेस का मिक्सचर है। तो यहाँ से आपको याद रखना है मैनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। मैं जो ये मार्क करा करा के दे रही हूँ, तुम्हें अपनी स्वयं की एनसीईआरटी में भी मार्क करना है। देखो मैं कभी किसी चैप्टर को इस तरीके से एक एक लाइन नहीं पढ़ाती हूँ, मैं अलग से एक एक टॉपिक पढ़ाती हूँ, बट क्योंकि ये चैप्टर अलग से एक एक टॉपिक पढ़ाने लायक नहीं है, ये जस्ट जनरल हम लोग बातचीत कर रहे हैं जीके फैक्ट्स की, तो यहाँ पे एक छोटे से छोटा जीके फैक्ट आपको स्कूल एग्जाम में इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप क्या करके रखिए, मार्क करके रखिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारी बातचीत ये हुई कि हमारे अर्थ में हमें एक बहुत ही प्यारा सा एयर का वातावरण दिया गया है, जिस वातावरण को हम लोग यूज करते हैं और यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं। बट जो आपके अदर प्लैनेट्स हैं, जैसे कि मार्स हो गया, वीनस हो गया, वगैरह वगैरह, यहाँ पे हम लोगों को नो लाइफ, ठीक है, यहाँ पे कोई भी जिंदगी पॉसिबल नहीं है। अब बताइए क्यों? ठीक है, क्यों ऐसा है कि वहाँ पे कोई जिंदगी अभी तक पॉसिबल नहीं है? वाई, जस्टिफाई, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो आप इसका जवाब ये देंगे कि देखिए मैडम, वहाँ पे जो अगर आप बात करें, है ना, बराबर, द मेजर कंपोनेंट वहाँ के एटमॉस्फेयर का वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, इन वीनस और मार्स इज फाउंड टू बी कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ पे मैक्सिमम कंपोनेंट कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, और क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड का है, इस वजह से वहाँ पे सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी, जो हमने खाना खाया है, उस खाने से हम लोगों को अगर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो उस एनर्जी के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। अगर हमको हमारे आजू बाजू कंबशन करना है, ठीक है, बराबर, तो हमको वहाँ पे भी कंबशन कराने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। खैर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है मैडम, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, या जो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ये जो विभिन्न प्रकार की गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, जिन्हें सदियों से लोग यूज करते आ रहे हैं, है ना, बराबर। पहले कम लोग थे, पॉपुलेशन कम थी, तो लोग कम ऑक्सीजन यूज करते थे। फिर धीरे 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 पॉपुलेशन बढ़ने लगी, ज़्यादा लोग हो गए, ज़्यादा लोग ऑक्सीजन यूज करने लगे। तो अभी तक एटमॉस्फेयर में किसी भी प्रकार की कोई भी गैस खत्म क्यों नहीं हुई? या फिर जैसे पहले कम लोग थे तो कम CO2 को वो एक्सेल करते थे, अब ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, ज़्यादा लोग ज़्यादा CO2 एक्सेल करते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एटमॉस्फेयर में पूरी तरीके से CO2 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 हो गई? ऐसा भी नहीं हुआ, है ना। हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी पर्टिकुलर गैस जो है वो मेंटेन रखती है खुद को, खुद के परसेंटेज लिमिट को मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करती है, अनलेस एंड अनटिल हम ह्यूमंस कुछ जबरदस्ती उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में ऐड ऑन नहीं कर रहे हो। तो वैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है वो फिक्स रहता है। ठीक है, कैसे, क्यों यूज फिक्स रहता है? हम लोग तो गाड़ियां चलाते हैं, फैक्ट्रीज रन करते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है मैडम, ये एटमॉस्फेयर में इंक्रीज 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 क्यों नहीं होता? तो इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न दिए हैं। उन्होंने ये बताया है कि बहुत सारे ऐसे मैराइन एनिमल्स हैं, समुद्र के आपके क्या कहते हैं एनिमल्स हैं, जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से यूज़ करते हैं, समुद्र में उसको डिज़ोल्व करते हैं और शेल्स बनाते हैं। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब कभी किसी घर का कंस्ट्रक्शन होता है तो रेती आती है, रेती में छोटी छोटी सीपियाँ, शंख, ये सब रहता है। या फिर आप लोगों ने घोंगा देखा है, स्नेल, जो दुनिया में सबसे धीरे चलता है। उसकी बॉडी देखिए, उसकी बॉडी कैसी रहती है, उसकी बॉडी में आपको देखना है ऐसा गोल 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 वाला कुछ दिखता है। तो ये बेसिकली ये भी एक क्या है, ये भी आप लोगों का शेल है। और ये शेल किससे बने हुए होते हैं? ये बने हुए होते हैं आप लोगों के
कार्बोनेट से। किससे बने हुए होते हैं ये शेल्स आपके? कार्बोनेट से। और कार्बोनेट्स का मतलब होता है बेसिकली वो CO2 को यूज़ किया गया है उसको कार्बोनेट बनाने के लिए। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 है उसको हमारी मराइन लाइफ क्या करती है? यूज़ करती है खुद के शेल्स बनाने के लिए। उस CO2 को वो अपने वाटर में क्या कर लेते हैं? डिजोल्व कर लेते हैं। या फिर हमारे आजू बाजू जो हमारे पेड़ होते हैं, ये पेड़ आपके ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, है ना। फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस के लिए वो इसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 का लेवल होता है वो क्या रहता है? मेंटेन्ड होता है। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ताकि हम ह्यूमंस जो इतनी सारी फैक्ट्रीज पे फैक्ट्रीज खड़े करते जा रहे हैं, हम ह्यूमंस लोगों ने इतना ज़्यादा CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में क्रिएट कर दिया है। उस एटमॉस्फेयर को से CO2 को निकालने के लिए पेड़ चाहिए ना, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवाओ? आप लोगों का पेड़ लगाओ। तो पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से कि द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अवर एटमॉस्फेयर इज अ मियर फ्रैक्शन ऑफ %। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों वो चेंज नहीं होता। तो इसका आपको आंसर ये येलो कलर की जो मार्किंग है ना 2 पॉइंट्स वाली, एक प्लांट वाली कि वो फोटोसिंथेसिस आप लोगों का करते हैं, है ना, और दूसरा कि मैराइन एनिमल आप लोगों का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये मैराइन, ये 2 पॉइंट्स आप लोगों को क्या लिखना है? ठीक है, ये लिखना है। अच्छा, ओके। तो इसका क्वेश्चन आपका कैसा बनेगा? इसका क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि इन एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड। ठीक है, जस्टिफाई करिए कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों के एटमॉस्फेयर में फिक्स्ड है एंड हाउ, किस तरीके से फिक्स है आप लोगों को वो ये पूछ सकता है। तो आपको बताने ये टोटल 2 तरीके हो सकते हैं जो यहाँ पे आप लोगों को वो कर सकता है। बट अब आगे बढ़ते हैं, आगे 14.11 वाले सेक्शन में मूव करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर हम लोगों को, ठीक है मैडम, गैसेस प्रोवाइड करता है, नो डाउट, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है, हमें खाना मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम जिंदा रहते हैं। ओके, दैट्स ऑल। बट इसके अलावा भी क्या हमारे इस एटमॉस्फेयर का क्या कोई रोल है इस ऑक्सीजन, इस एयर के अलावा? तो यस, हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करने में भी हमारे इस एटमॉस्फेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले तो आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सीधा सीधा स्कूल एग्जाम में ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है कि एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट MCQ के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि एयर क्या है? एक बैड कंडक्टर है हीट का। खैर, इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। क्या होता है मैडम बैड कंडक्टर वर्ड का मीनिंग? देखो कैसा है, आप लोगों के घर में बर्तन में खाना बनाने के लिए, है ना, किसी भी बर्तन को जब उस पर खाना बन रहा होता है, जब आप गैस पे आपका वो बर्तन रहता है और अगर आप उस बर्तन को जाके टच कर लो तो क्या होता है? झटका लगता है, गरम गरम। क्यों? क्योंकि वो जो बर्तन है वो बेसिकली मेटल है। अगर आप उस पर्टिकुलर मेटल को हीट एनर्जी सप्लाई करोगे तो हीट एनर्जी एक पॉइंट से जहाँ से आपने सप्लाई की है वहाँ से ट्रैवल होते 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 पूरे बर्तन में फैल जाती है। इसे हम लोग कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन अगर मान के चलते हैं आप लोगों के पास बर्तन है और आपने उसको अगर हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो और आपकी वो हीट एनर्जी ट्रैवल नहीं हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसे हम लोग कहते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में कई बार जो हमारे बर्तन होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं वो काले काले कलर के होते हैं। बेकलाइट नामक एक पॉलीमर होता है, उससे बनाए जाते हैं। ठीक है, क्यों? ताकि खाना बनाते वक्त कभी अगर आपको अपने उस यूटेंसिल को छूना पड़े तो आप उस ब्लैक हैंडल को छुएंगे। वो जो ब्लैक हैंडल है वो हीट कंडक्ट नहीं करेगा, तो ऐसे में अगर आपने उसको टच भी किया तो वहाँ पे क्या होगा बोलो? वहाँ पर आप लोगों का आपको चटका नहीं बैठेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे बताया गया है कि हमारी जो एयर है जो कि इतनी सारी गैसेस से बनी है, ये एक बैड कंडक्टर है हीट की। ठीक है, बराबर, ये क्या है? आपका एक बैड कंडक्टर है। ओके, इसका मतलब ये जो सूरज से आने वाली जो हीट है या फिर जो हमारी धरती से प्रोड्यूस होने वाली हीट है,
इसको ये ट्रैवल नहीं करवाती अपने अंदर, ठीक है, इसको अपने अंदर क्या नहीं करवाती है, ट्रैवल नहीं करवाती है। लेकिन फिर भी ये जो हमारा आपका एयर है, ये एयर क्या करता है, हमारे दिन के वक्त टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा सडनली इंक्रीज नहीं होने देता, बराबर, और रात के वक्त सडनली बहुत ज़्यादा ठंड को नीचे भी नहीं आने देता है। हाँ, कुछ जगहें ऐसी नो डाउट हैं जहाँ पर आप लोगों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है या फिर बहुत कम होता है, बट फिर भी ये एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट पूरी कोशिश करती है क्या, कि इस चीज़ को परफॉर्म करने की, कि टेम्परेचर को वो क्या करके रख सके, आप लोगों का मेंटेन करके रख सके, है ना। अच्छा, तो बस खैर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे टॉपिक बोला गया है विंड्स के बारे में। तो आज तो देखो हम लोगों ने पढ़ लिया एयर के बारे में, कल की क्लास में हम लोग विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ रोकते हैं और इसके आगे की क्लास में हम इसी तरीके से छोटे छोटे सब टॉपिक्स बनाकर चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। वैसे मैं सिंसियरली बताऊँ ना, ये चैप्टर में तुम्हें मेरे हेल्प की कोई नीड नहीं है। हाँ, अगर तुम इस मार्किंग की बात कर रहे हो वो बात अलग है, बट ये ऐसा चैप्टर है कि आपको खुद पढ़ के समझ में आना चाहिए। अगर आपको खुद पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपकी वोकैबुलरी और आपकी चीज़ों को रीड करके समझने की जो क्षमता है वो बहुत कम है, क्योंकि इसमें साइंस कुछ भी नहीं है। दीज आर जस्ट सिंपली स्टेटमेंट्स लाइक अ स्टोरी बुक। ओके, तो ठीक है, खैर अभी स्टार्ट कर लिए हैं तो इस चैप्टर को फिनिश भी करेंगे, बट मैं पूरा तुम्हें सजेशन दूंगी कि आप एक बार इन चीज़ों को स्वयं भी रीड करें। इससे फ़ायदा आपका ही है, आपकी ही रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, आपकी ही वोकैबुलरी अच्छी होगी। ओके, डन। सो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। कल की क्लास में हम लोग ये जो विंड वाला हमारा सब टॉपिक है इसके साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे।